क्या सच में बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है? कुछ साल पहले तक ऐसा लगता था कि भारतीय राजनीति में बीजेपी को हराना लगभग नामुमकिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी और एस जयशंकर जैसे नेताओं की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। सोशल मीडिया से लेकर चुनावी मैदान तक हर जगह बीजेपी का दबदबा दिखाई देता था। लेकिन आज तस्वीरें कुछ अलग नजर आती हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, पेपर लीक के आरोप, बेरोजगारी, कुछ नीतियों पर उठते सवाल और सरकार की चुप्पी, इन मुद्दों ने लोगों को एक वर्ग में असंतोष पैदा कर दिया। दूसरी ओर बीजेपी के समर्थकों का तर्क है कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय सुरक्षा और कई बड़े सुधारों पर काम किया। तो सवाल ये है, क्या बीजेपी की लोकप्रियता वास्तव में कम होती जा रही है या सिर्फ सोशल मीडिया का नैरेटिव? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें लगभग 50 साल पीछे जाना होगा। भारत में एक समय केवल एक ही राष्ट्रीय ताकत थी। आज भारतीय राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस दो सबसे बड़े राष्ट्रीय दल हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। 1970 के दशक तक भारतीय राजनीति पर कांग्रेस का लगभग एक छत्र प्रभाव था। विपक्ष मौजूद था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को चुनौती देने की स्थिति में नहीं था। इसी दौर में 1975 में देश में इमरजेंसी लागू हुआ। आज भी कई लोग इसे भारतीय लोकतंत्र की सबसे विवादित अध्याय में से एक मानते हैं। यहीं से भारतीय राजनीति में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत महसूस होने लगी। एक नई पार्टी की शुरुआत 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और उनके साथियों ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना की। शुरुआत आसान नहीं थी। 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही पार्टी एक दिन भारतीय राजनीति की सबसे ताकतवर पार्टी बन जाएगी। लेकिन इतिहास यहीं से बदलना शुरू हुआ। अगले कुछ वर्षों में बीजेपी सिर्फ बड़ी नहीं हुई, बल्कि उसने कांग्रेस को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनौती दी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने भारतीय राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया? कांग्रेस के सामने बीजेपी कैसे बनी सबसे बड़ी चुनौती? 1984 में सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी अगले 10 से 12 साल में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में शामिल हो जाएगी। शायद ही किसी ने इसकी कल्पना की थी, लेकिन राजनीति में बदलाव एक दिन में नहीं आता। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में देश की राजनीति तेजी से बदलने लगी। कांग्रेस का दशकों पुराना दबदबा धीरे धीरे कमजोर होने लगा। वहीं बीजेपी ने खुद को एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया। राम जन्मभूमि आंदोलन, संगठन का विस्तार और लगातार चुनावी मेहनत ने पार्टी का जनाधार बढ़ाया। बीजेपी अब सिर्फ एक छोटी पार्टी नहीं रही थी, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य खिलाड़ी बन चुकी थी। फिर आया 1996 का लोकसभा चुनाव। बीजेपी 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि कांग्रेस 140 सीटों पर सिमट गई। हालांकि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। यहीं से भारतीय राजनीति में गठबंधन का दौर शुरू हुआ। इसके बाद 1998 और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी। कई सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार चलानी पड़ी, यानी फैसले लेने से पहले सहयोगियों की सहमति जरूरी थी। फिर 2004 में सत्ता बदल गई। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन ने सरकार बनाई। बीजेपी विपक्ष में चली गई। 2009 में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए दोबारा सत्ता में आया। यानी लगभग 2 दशक तक भारत की राजनीति में कोई भी पार्टी अकेले पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह गठबंधन राजनीति का दौर था, जहां सरकारों को सहयोगी दलों और विपक्षी दोनों के साथ तालमेल बनाकर चलाना पड़ता। लेकिन 2014 आने वाला था, एक ऐसा चुनाव जिसने सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि भारतीय राजनीति का पूरा पावर बैलेंस बदल दिया। एक नेता पूरे देश की राजनीति का चेहरा बनने वाला था, और वो थे नरेंद्र मोदी। 2014 वह साल जिसने बीजेपी को सिर्फ सत्ता नहीं दी, बल्कि भारतीय राजनीति की सबसे ताकतवर पार्टी बना दी। यह सिर्फ एक आम चुनाव नहीं था। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 10 साल तक केंद्र की सत्ता में रही यूपीए सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों, महंगाई और नीतिगत सुस्ती जैसे मुद्दों पर घिरी हुई। दूसरी ओर बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया और विकास, सुशासन तथा मजबूत नेतृत्व का संदेश दिया। नतीजा आया, बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल कर ली। करीब 30 साल बाद किसी एक पार्टी ने लोकसभा में अपने बल पर बहुमत मिला था उसको। यहीं से भारतीय राजनीति का नया दौर शुरू होता है। मोदी सिर्फ नेता नहीं, एक ब्रांड बन गए। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं रहे, बल्कि बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। देश के कई राज्यों में चुनाव स्थानीय नेताओं के नाम पर कम और मोदी के नाम पर ज्यादा लड़े जाते। सोशल मीडिया पर पार्टी की मौजूदगी तेजी से बढ़ गई। बीजेपी का संगठन पहले से ज्यादा मजबूत हुआ और विपक्ष लगातार
कमजोर दिखाई दे रहे हैं। सरकार के बड़े फैसले, पहले कार्यालय में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, इसके बाद जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, जीएसटी, नोटबंदी, इनमें से कुछ फैसलों की जमकर सराहना हुई तो कुछ की तीखी आलोचना भी हुई। दोनों उदाहरण के लिए नोटबंदी को लेकर आज भी अलग अलग राय। समर्थकों का कहना है कि इससे औपचारिक अर्थव्यवस्था और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिला, जबकि आलोचकों का तर्क है कि इससे अपेक्षित लक्ष्य पूरे नहीं हुए और आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यानी सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही थी और पूरे देश का ध्यान बीजेपी पर था। 2019 से पहले भी बड़ी जीत हुई। अगर किसी को लगा था कि 2014 सिर्फ एक लहर थी, तो 2019 के चुनाव ने वह भ्रमित हो। बीजेपी ने इस बार 303 सीटें जीत ली। एनडीए गठबंधन 350 से ज्यादा सीट तक पहुंच गया। अब बीजेपी पहले से भी ज्यादा मजबूत स्थिति है। और फिर आया 5 अगस्त 2019। सरकार ने अनुच्छेद 370 के अधिकांश विशेष प्रावधानों को हटाने का फैसला लिया, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया और इस फैसले का देश भर में व्यापक समर्थन भी मिला। वहीं कुछ राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों ने इसकी प्रक्रिया और प्रभाव को लेकर सवाल भी उठाए। लेकिन एक बात साफ थी, बीजेपी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, अब अमित शाह, नितिन गडकरी और एस जयशंकर, कई बड़े नेताओं की लोकप्रियता भी तेजी से लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन यही शिखर आने वाले वर्षों में सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। 2019 की ऐतिहासिक जीत और अनुच्छेद 370 पर फैसले के बाद ऐसा लग रहा था कि बीजेपी का राजनीतिक प्रभाव अपने चरम पर। लेकिन राजनीति में सबसे कठिन काम ऊपर पहुंचना नहीं, बल्कि लंबे समय तक वहीं बने रहना होता है। 2020 के बाद सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम किया। राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, एक्सप्रेसवे, रेलवे, डिजिटल प्रोजेक्ट पर लगातार निवेश हुआ। सरकार का दावा था कि देश में रिकॉर्ड गति से हाईवे बन रहे हैं। इसी दौरान नितिन गडकरी की छवि एक ऐसे मंत्री की बनी जो काम के आधार पर पहचाने जाते हैं। उन्हें अक्सर हाईवे मैन कहकर भी संबोधित किया गया। जी हाँ, हाईवे मैन। दूसरी ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अपने स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हुए। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत के रुख को लेकर दिए गए उनके कई बयान जो व्यापक रूप से वायरल हुए, काफी चर्चा रहा। यानी बीजेपी अब सिर्फ एक लोकप्रिय नेता की पार्टी नहीं थी, उसके कई बड़े चेहरे अलग अलग क्षेत्रों में पहचान बना चुके थे, चाहे रक्षा हो, चाहे राष्ट्रीय रोजमार्ग हो, हर योजनाओं को लेकर। 2023 के बाद माहौल बदलना थोड़ा सा शुरू हुआ। 2023 और 2024 के दौरान विपक्ष पहले की तुलना में ज्यादा सक्रिय दिखाई देने लगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद की राजनीति गतिविधियों ने कांग्रेस को फिर से चर्चा में ला दिया। समर्थकों का मानना था कि इससे कांग्रेस को नई ऊर्जा मिली है, जबकि आलोचकों की राय अलग थी। उधर सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ भी कई मुद्दे तेजी से उठने लगे। महंगाई, बेरोजगारी, कुछ राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं, पुलों के गिरने की खबरें और कई नीतियों पर सवाल। इनमें से कई मुद्दों पर सरकार ने जवाब दिए, लेकिन कई मामलों में विपक्ष और आलोचकों का आरोप रहा कि सरकार पर्याप्त संवाद नहीं कर रही है। 2024 का चुनाव और बदला हुआ संदेश। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, लेकिन इस बार तस्वीर पहले जैसे नहीं। बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर सकती और सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों पर निर्भर। कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने यह भी संकेत माना कि मतदान अब पहले की तुलना में अधिक संतुलित जनादेश दे रहे हैं। यानी बीजेपी सत्ता में तो रही, लेकिन उसकी राजनीतिक स्थिति पहले जैसे नहीं रही। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि बीजेपी चुनाव जीत रही है या नहीं, सवाल यह है क्या जनता के बीच उसकी पहले जैसी लोकप्रिय छवि अभी भी बरकरार है या फिर नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी का डाउनफॉल सच में हो रहा है या सिर्फ सोशल मीडिया पर बना हुआ एक नैरेटिव। इसका जवाब इतना आसान नहीं है। बीजेपी आज भी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और केंद्र की सत्ता में है। लेकिन इसके बावजूद कई राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि पार्टी की लोकप्रियता पहले जैसी नहीं रही। आइए इन 3 बड़े कारणों को समझते हैं जिनके अक्सर चर्चा होते हैं। कारण नंबर 1, जनता से संवाद की कमी। किसी भी सरकार के लिए फैसले लेना जितना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी होता है कि उस फैसलों को जनता के सामने समझाना। बीते कुछ वर्षों में विपक्ष ने आरोप लगाया कि कई बड़े मुद्दों पर सरकार की प्रतिक्रिया देर से आई या पर्याप्त नहीं रही। पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी और कुछ अन्य विवादों पर सोशल मीडिया में लगातार सवाल उठते रहे। सरकार और उसके समर्थकों का कहना है कि कई मामलों में कार्रवाई हुई, लेकिन आलोचकों का मानना है कि जनता तक उसका संदेश उतना प्रभावी तरह नहीं पहुंच पाया। राजनीति में अक्सर यह कहा जाता है कि अगर आप अपनी कहानी नहीं बताएंगे तो कोई दूसरा अपनी कहानी लोगों तक पहुंचा देगा और वहीं से फिर दूसरा नैरेटिव बन जाएगा। अब कारण नंबर 2,
उम्मीदें बढ़ती गई। 2014 और 2019 की बड़ी जीतों के बाद जनता की उम्मीदें थी कि साधारण स्तर तक पहुंच गई। लगातार बीजेपी से उम्मीद थी, एक के बाद एक बीजेपी की जीत हुई और जनता की उम्मीद लगातार बढ़ती गई। देखिए, लोग सिर्फ अच्छे काम बस नहीं, हर क्षेत्र में तेज और दिखाई देने वाले बदलाव की अपेक्षा करने लगे। ऐसे में जब कहीं कोई पुल गिरता, किसी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की खबरें आती या महंगाई बढ़ती, तो उसका असर पहले से कहीं ज्यादा राजनीति होता। यानी जितनी बड़ी लोकप्रियता उतनी ही बड़ी जवाबदेही, और होनी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अब कारण नंबर 3 समझिए, नेताओं की छवि पर उठते सवाल। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसकी लोकप्रिय नेता रहे हैं, लेकिन समय के साथ कुछ नेताओं के फैसलों और नीतियों पर सवाल उठने लगे। उदाहरण के तौर पर E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की जो आलोचनाएं देखने को मिल रहा है, आप भी देख रहे होंगे। समर्थकों का कहना है कि इससे भारत का जो आयात ईंधन को है निर्भरता है दूसरे देशों पर, उससे कम होगा, किसानों का लाभ होगा। वहीं आलोचकों ने पेट्रोल की कीमत, वाहनों की अनुकूलता और हितों के टकराव जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। इसी तरह विदेशी नीति, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी सरकार के कुछ फैसलों पर लगातार अलग अलग लोगों को मत आया और विरोध हुआ। यानी पहले जहां नेताओं की छवि लगभग निर्वाध थी, अब वहीं सवाल उठने लगे हैं। अब हर बड़े फैसले पर बहस होने लगी। लेकिन क्या यह पूरी तरह सच है? शायद नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ यह भी सच है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में है। कई राज्यों में उसका संगठन अभी भी बेहद मजबूत है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश देख लीजिए, और विपक्ष अभी भी पूरी देश में समान रूप से मजबूत चुनौती पेश कर पाई है। इसलिए लोकप्रियता में उतार चढ़ाव और राजनीतिक डाउनफॉल दोनों एक ही बात नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है, धरती आसमान का। हो सकता है बीजेपी पहले जितना मजबूत छवि में ना दिख रही हो, लेकिन यह कहना गलत होगा कि उसका राजनीतिक अंत शुरू हो चुका है। अभी जल्दबाजी होगा, इतना बड़ा नहीं हो सकता। यही वजह है कि अब सबसे बड़ा सवाल 2029 का है, क्या बीजेपी अपनी खोई हुई धार वापस पाएगी या भारतीय राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करने वाली है? ये भी एक बड़ा सवाल बन रहा है। भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यही है, यहाँ कोई भी लहर हमेशा नहीं रहती। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस को अजेय माना जाता था, फिर उसका जनाधार कम हुआ और बीजेपी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। 2014 से 2024 तक बीजेपी ने भारतीय राजनीति को काफी हद तक अपने इर्द गिर्द केंद्रित रखा। 3 बार लगातार केंद्र में सरकार बनाना और अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। लेकिन 2024 के चुनाव ने एक संदेश भी दिया है कि मतदाता अब सिर्फ पिछले कामों पर नहीं, बल्कि वर्तमान प्रदर्शन और भविष्य की उम्मीदों पर भी फैसला करती है। अगर सरकार जनता के सवालों का जवाब देती है, अपने फैसलों को बेहतर ढंग से समझाती है और लोगों की अपेक्षाओं पर खरी उतरती है, तो उसकी लोकप्रियता फिर बढ़ सकती है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष खुद को एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में स्थापित कर पाता है और मुकाबला तब और बीजेपी के कड़ा हो जाएगा, इसमें भी कोई दो राय की बात नहीं है। यानी 2029 का चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं होगा, बल्कि भरोसे का चुनाव होगा। यह तय करेगा कि जनता एक बार फिर बीजेपी पर पहले जैसा भरोसा जताती है या भारतीय राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करती है। एक बात जरूर तय है, लोकतंत्र में अंतिम फैसला न सोशल मीडिया करता है, न टीवी, न डिबेट, न अखबार। अंतिम फैसला हमेशा जनता करती है, और वही फैसला हर 5 साल में भारतीय राजनीति की नई कहानी लिखता है, जो इतिहास बन जाता है। अगर आपको यह रिसर्च डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि बीजेपी की लोकप्रियता में गिरावट आई है या ये सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव है। मिलते हैं अगली रिसर्च में, डॉक्यूमेंट्री में। तब के लिए इजाजत दीजिए। तब के लिए धन्यवाद, नमस्कार।